दोस्तों, ईरान और इजराइल की दुश्मनी के बीच, युद्ध के बीच तेहरान जल रहा है और तेल अवीव थरथरा रहा है। ट्रंप ईरान को धमकी दे रहा है और तालिबान अमेरिका को धमका रहा है। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर कदम रख चुकी हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईरान और इजराइल युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ रहा है और कैसे। ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई की मुख्य वजह क्या है? क्या वाकई में परमाणु हथियार ही मुख्य वजह है या कोई और कारण है, ये बताऊंगा। इन दोनों के बीच में अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका का नाम बार बार बीच में क्यों आ रहा है? ट्रंप बार बार बीच में क्यों कूद रहे हैं, वो बताने की कोशिश करूंगा। और बताऊंगा कि ट्रंप ने अयातुल्लाह अली खामेनी, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको हत्या की धमकी आखिर क्यों दे रहे हैं, क्या इशारा कर रही है ये धमकी ट्रंप की, इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और बीती रात यानी कि 17 जून की रात में कितने हमले, कहां ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, कितना नुकसान तेल अवीव को हुआ है, कितना नुकसान हाइफा को पहुंचा है, वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तस्वीर दर तस्वीर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा कि कहां कैसे हमला हुआ, और साथ में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ईरानी मिसाइलों के आगे इजरायली जो आयरन डोम है, जो सुरक्षा सिस्टम है, वो आखिर क्यों तहस नहस हो गया, क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है, क्यों सिस्टम उसका फेल हो गया, वो तस्वीरें भी बताऊंगा। और साथ में दोनों देशों में कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम हैं, क्या वॉर इक्विपमेंट्स हैं, इंटरसेप्शन को लेकर के किस तरीके का चीजें चल रही हैं, क्या ये युद्ध सिर्फ हथियारों के बल पर लड़ा जा रहा है या इसके पीछे एक आर्थिक कारण भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इजराइल बहुत ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। तमाम सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, 17 जून की रात जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि 17 जून की रात यानी कि जो बीती रात है, उस रात को 40 से ज्यादा मिसाइलों ने, जिस तरीके से ईरानी मिसाइलों ने ईरान पर हमला किया, उससे ईरान के आयरन डोम पर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या वाकई में आयरन डोम, जिसका जितना डुगडुगी पीटी गई थी दुनिया भर में, जिसको जितना बड़ा हवा बनाया गया था कि आयरन डोम ये है वो है, क्या आयरन डोम फिसड्डी साबित हुआ? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि इन हमलों में कौन बचेगा? क्या ईरान बचेगा या फिर इजराइल बचेगा, या फिर ये ईरान और इजराइल सिर्फ मोहरे हैं तीसरे विश्व युद्ध के? तमाम सारी तस्वीरें दोस्तों सोचने पर मजबूर करती हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं कि इस पूरे युद्ध की जड़ें कहां हैं। दोस्तों, इजराइल और ईरान के युद्ध की जो जड़ें हैं, जो इनकी दुश्मनी है, ये कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। ये आप समझ लीजिए कि इतना पुराना जियोपॉलिटिकल टकराव है और इसकी 3 बहुत मुख्य वजहें हैं। और इनके पीछे जो वजह है, एक तो गाजा पट्टी वाला जो मामला है, गाजा पट्टी में हमास पर जिस तरीके से इजराइल जो है एक्शन ले रहा है और वहां पर हजारों नागरिक जो मारे गए, इससे ईरान जो है वो गुस्से में है, क्योंकि हमास को ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। ठीक इसी तरीके से ईरान का दूसरा जो नेटवर्क है, हिजबुल्लाह, हूती, ये जो शिया गुट्स हैं, वो इनके जरिए ईरान जो है हिजबुल्लाह और हूतीज के जरिए इजराइल पर हमला करवा रहा है, घेर रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनातनी चल रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। यानी कि दोस्तों, ये जो युद्ध है, ये सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध नहीं है। दरअसल ये पूरा वेस्ट एशिया में युद्ध की एक ऐसी भड़कती चिंगारी है, जिससे अब लोग ये कहने लगे हैं, जानकार ये कहने लगे हैं कि ये युद्ध दरअसल एक बड़े विश्व युद्ध की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अयातुल्लाह खामेनी ने सीधे तौर पर अब जंग का ऐलान, ऑफिशियली जंग का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि अब जो है वो यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे और उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। और इसके बाद ईरान ने इजराइल पर 25 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया।
और दूसरा अपडेट ये है कि इधर G7 बैठक से पहुंचते ही, जैसे ही अमेरिका पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली है। और इस बीच ट्रंप की वो धमकी भी आप याद करिए कि जो जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको पता है कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां बैठा, लेकिन हम उसे अभी नहीं मारेंगे, और इसको ईरान ने एक धमकी के तौर पर लिया। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में अपने फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। और दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान ने हर्जिलिया में, तेल अवीव का जो आउटर इलाका है हर्जिलिया, वहां पर जो मोसाद का हेडक्वार्टर है बताया जा रहा है, उस पर मिसाइलें दागी ईरान ने। दूसरी तरफ बुधवार की सुबह आप ये देखिए कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सुबह इजराइल पर फतह मिसाइल से, ये पहली बार है इस युद्ध में, 6 दिन के युद्ध में, जब फतह मिसाइल से इतनी लंबी दूरी जो 350-400 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, उस मिसाइल से उन्होंने दोस्तों हमला कर दिया। तो ये तो ताज़ा अपडेट है। अब मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, जिन तस्वीरों को देख करके आपको ये समझ में आएगा कि दरअसल ये युद्ध अभी अब बहुत लंबा चलने वाला है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये इजरायली मिसाइलों का वो जत्था है, जिस तरीके से माफ कीजिएगा ईरानी मिसाइलों का वो जत्था है जिसने इजराइल के तेल अवीव पर बहुत धुआंधार एक तरीके से हमला कर दिया। और ये जो मिसाइल है ये दोस्तों फतह मिसाइल है। इस युद्ध में पहली बार ईरान ने अपनी इस फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और इस इस्तेमाल के बाद दोस्तों बताया जा रहा कि ये देखिए, ये आसमान में गई, वो मैंने लॉन्चिंग की वीडियो दिखाई थी, ये है जब वो लॉन्च होने के बाद आसमान में ये मिसाइलें गई जिसका उसका इस्तेमाल किया, और उसके बाद ये इजराइल पर गिर रही हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इजराइल ने जो है पहली बार इस तरीके की मिसाइल का जो है एक तरीके से उसने इस्तेमाल किया है, इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिसमें सीधे तौर पर एक बड़ा नुकसान होता हुआ देखा जा रहा है दोस्तों। अब ये आपको पता कि फतह 1 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी रेंज बताते हैं कि 1400 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि इस मिसाइल की रेंज में पूरा का पूरा इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो आ रहा है। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इजराइल का जो पूरा एयर स्पेस है वो फतह मिसाइल के एक तरीके से कब्जे में है। और ईरान ने ये दावा भी किया कि अब जो एयर स्पेस है इजराइल का वो उस पर पूरा कंट्रोल है उसका। और ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे इस इजरायली ड्रोन को मार गिराया। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम है हेमस ड्रोन है, और इसको देखिए ये मार गिराया है ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने। आप ये तस्वीरें इसमें साफ तौर पर सीधे तौर पर देख सकते हैं। अब एक तस्वीर और दिखाता हूं कि कैसे जो है तेहरान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती के साथ इजरायली एयर स्ट्राइक को इंटरसेप्ट कर रहा है और उसको हवा में ही मार दे रहा है। यानी कि ईरानी जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल्स हैं वो सफलतापूर्वक इजरायली ड्रोन को मार गिराने में सफल है। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ये दरअसल एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर, और ये उसी की तस्वीरें हैं दोस्तों। तेहरान के आसमान में ये फायरबॉल और एंटी एयर मिसाइलों की ये जो बारिश हो रही है दोस्तों, दरअसल ये इजराइल का ताजा हमला है और उसमें जो है ईरान के जो डिफेंस सिस्टम है उसने सफलतापूर्वक इसको वो कर दिया है। तो दोस्तों अब इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आया है कि इस युद्ध में अभी तक दोस्तों लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर दागी हैं। सैकड़ों यूएवी ड्रोन छोड़े गए हैं। करीब 40 जगहों पर ईरान ने इजराइल को हिट किया है, यानी कि 40 जगहों पर सफलतापूर्वक अभी तक ईरान ने हिट किया है इजराइल के ऊपर, जिसमें आप देखिए रक्षा मंत्रालय है और मोसाद का हेडक्वार्टर है, उसमें उनका मिलिट्री बेस है एक तरीके से, हाइफा की जो रिफाइनरी है वो है, ऑयल डिपो है, तमाम सारे ऐसी जगहों पर तेल अवीव और हाइफा पे हिट की हैं ईरानी मिसाइलें। और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है, अच्छा इसमें
हानि और हताहत लोगों की अगर बात करें तो इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं, 804 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं, 8 जिसमें 8 लोगों की स्थिति गंभीर है और 41 मध्यम रूप से घायल हैं, 755 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। वहीं अगर इसके संपत्ति की नुकसान करें कि ईरानियन मिसाइल्स में कितना भारी नुकसान हुआ, जो लिखा पढ़ी की बात है वो अगर उसकी बात करें तो लगभग ये कहा गया कि इजरायली टैक्स अथॉरिटीज को लगभग 18,666 जगहों से रिपोर्ट किया गया है कि उनकी जो चीजें हैं क्षति हुई है, उनको बड़ा नुकसान, भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 15,861 इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है और साथ में 1272 जो वाहन हैं वो जल करके राख हो गए, खत्म हो गए हैं। तो तमाम तरीके से इस तरीके का एक डेटा दोस्तों जारी किया है। अब मैं आपको सीधे तौर पर वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, तेल अवीव की जो ताजा तस्वीरें हैं उनको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीती रात जो 25 से ज्यादा मिसाइलों के साथ ईरान ने हमला किया इजराइल के तेल अवीव पर और हाइफा पर, वो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये बिल्डिंगें देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। इन्हें देख करके आप कहीं से भी कह नहीं सकते कि ये गजा की तस्वीरें हैं। दरअसल ईरान ने इजराइल को पूरी तरीके से गजा बना दिया है, कम से कम ये तस्वीरें देख करके समझ में आ रहा है। देखिए किस तरीके से लोग टूटी इमारतों और धराशायी इमारतों के बीच से अपना सामान लेकर के पलायन करने को मजबूर हैं, अपने घर बाहर छोड़ करके जा रहे हैं एहतियातन। ये देखिए कितना जबरदस्त हमला हुआ है। आप देखिए कि कुछ भी बचा नहीं है, सिर्फ इमारतें जो है मलबे में तब्दील हो गई हैं। ये देखिए किस तरीके से ये हिस्सा इमारतों का, देखिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देखिए कि पूरा का पूरा इलाका ऐसा लग रहा है कि ईरानियन मिसाइलों के जद में आया है और पूरा इलाका तबाह हो गया है, खत्म हो गया है दोस्तों। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ये महिला खड़ी हुई है और इसके पीछे की इमारतों को आप गौर से जरा देखिए कि किस तरह से इमारतों को धराशायी किया गया और एक टिन शेड लगा करके इजराइल ने इसको ढकने की कोशिश की है, इसको छिपाने की कोशिश की है, लेकिन दरअसल घाव और इतना जबरदस्त हमला है कि वो छिपता नहीं है। तो ये तमाम सारी तस्वीरें दोस्तों इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं और ये सीधे तौर पर इसमें लिखा जा रहा है कि ये दरअसल गजा और लेबनान या यमन नहीं बल्कि ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीरें हैं और जिसमें देखिए 90% फीसदी तक जो है इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। बावजूद इसके ये झूठ मतलब दावा करता है इजराइल की 90% तक जो आयरन डोम है वो ईरानी मिसाइलों को जो है वो इंटरसेप्ट कर ले रहा है। सवाल ये है कि अगर 90% तक इंटरसेप्ट कर ले रहा है तो ये तेल अवीव के भीतर इस तरीके की तस्वीरें आखिर क्या गवाही देती हैं, ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये एक तस्वीर देखिए। दरअसल ये तस्वीर दोस्तों एरो 223 की है। इंटरसेप्टर्स की कमी आ गई इजराइल में, मतलब इजराइल ने ये कहा है और अमेरिका से इस मामले में मदद मांगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसी को लेकर के मधुरेंद्र कुमार ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि इजराइल में एरो 2/3 इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई है। WSJ के अनुसार इजराइल ईरान और हूती हमलों को रोकने के लिए उपयोग में लाए गए सैकड़ों एरो 2/3 इंटरसेप्टर्स के स्टॉक में तेजी से गिरावट देख रहा है। अमेरिकी सेना भी अपने थार्ड सिस्टम और नौसेना के मिसाइल टेस्ट्रॉयर्स से भारी इंटरसेप्शन किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के पास अभी भी अधिक मिसाइलें हैं, इसलिए IAF इजरायली IDF जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स पर लगातार हमला कर रहा है दोस्तों। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है इजरायली एयरफोर्स जो है वो लगातार उस पर हमला कर रही है, इसलिए क्योंकि इनके पास जो है वो एरो 2/3 जो इंटरसेप्टर से उसकी कमी आ गई है। ऐसे में ईरानियन मिसाइल के हमले रोकने में नाकाम साबित हो रहा है इजराइल और इसीलिए इजराइल की जो सेना है, इजराइल की जो एयरफोर्स है, फाइटर जेट्स हैं, वो लगातार जो है उन मिसाइलों के अड्डों पर हमले कर रहे हैं जहां से वो मिसाइलें आ रही हैं दोस्तों। दूसरी तरफ IDF ने बीते रात में एक दावा किया और दावा ये किया कि उसने एक परमाणु साइट को हिट किया है बीती रात। ये वीडियो जो है IDF ने जारी किया है और इसमें जो IDF के फाइटर जेट्स हैं वो यहां से निकलते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम सारे जो फाइटर जेट्स यहां से रवाना किए गए हैं और उसके बाद ये इसमें दावा किया गया, ये देखिए ये फाइटर जेट यहां से उड़े हैं और उसके बाद ये दावा किया गया कि सेंट्रीफ्यूज
सेंट्रीफ्यूज निर्माण केंद्र को जो है वहां पर हिट किया है, उस पर हमला किया है, उसको भारी नुकसान पहुंचाया है। सेंट्रीफ्यूज जो निर्माण केंद्र होता है दरअसल वो ऐसी जगह होती है जहां पर यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उसके संवर्धन की प्रक्रिया चलती है, क्योंकि परमाणु हथियार यूरेनियम 238 से नहीं, यूरेनियम 235 से बनता है, और यूरेनियम 235 इस धरती पर बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में है। इसलिए सालों से ईरान, ऐसा दावा किया जा रहा है, सालों से ईरान यूरेनियम 238 का संवर्धन करके 35 में कन्वर्ट कर रहा है और उसको जो है परमाणु हथियार में इस्तेमाल करने के लिए योग्य बना रहा है। और यह भी जब शुरुआत में इजराइल ने हमला किया तो उसने ये कहा कि 70% तक परमाणु हथियार बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि 70% तक यूरेनियम 238 का संवर्धन पूरा हो चुका है, यानी कि 70% तक उसका हथियार लगभग कंप्लीट हो चुका है ईरान का, और इसीलिए इजराइल ने उस पर हमला किया। दूसरी तरफ दोस्तों यूएसएस स्टेट डिपार्टमेंट में एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि यरूशलेम स्थित जो अमेरिकी दूतावास हैं और जो इजराइल के सभी जो वाणिज्यिक दूतावास हैं उनको 18 जून से लेकर के 20 जून तक बंद कर दिया गया है। यानी कि अब ये जो दो दिन हैं 18 से लेकर के 20 तक, क्या ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? क्या इन 2 दिनों में अमेरिका भी सीधे तौर पर इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर हमला करने वाला है? ये भी बातें इस संदर्भ में भी देखी जा सकती हैं दोस्तों। उधर ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं और जो विदेशी नागरिक हैं तेल अवीव में, वहां से ये लोग जो है सीधे तौर पर आप इनको बाहर जा रहे हैं, ये देश छोड़ करके जा रहे हैं खतरे को देखते हुए। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर इसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो ये तो थी बात जो मैंने पिछले 17 तारीख की रात में जो चीजें हुई। और अब दोस्तों आते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में हमास, हूती और हिजबुल्ला जैसे जो संगठन हैं, सेपरेटिस्ट संगठन जिनको कहा जा सकता है, तमाम सारे देश इन संगठनों को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन भारत ना हमास को और ना ही हिजबुल्ला को और ना ही हूती को, इन तीनों को ही आतंकी संगठन ऑफिशियली नहीं मानता है। इसलिए मैं इन तीनों ही संगठनों की जो स्थिति है वो इस देश में क्या है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करता हूं, इनका क्या रोल है इस पूरे युद्ध में ईरान और इजराइल के बीच में। दरअसल मैं बता दूं दोस्तों कि गजा में हमास जो है वो लगातार रॉकेट के जरिए इजराइल पर हमला कर रहा है, यानी कि वो इलाका फिलिस्तीन का जहां पर इजराइल ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उस पर वो लगातार रॉकेट से हमले करता है। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो हमास है वो ईरान का ही प्रॉक्सी है, ईरान को बैकअप देता है, ईरान बैकअप देता है हमास को। कमोबेश यही स्थिति लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला की है। दरअसल लेबनान जो है, लेबनान और सऊदी अरब में अच्छी पड़ती है, लेकिन हिजबुल्ला और लेबनान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो एक तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हैं। ऐसे में हिजबुल्ला जो है वो उसको सपोर्ट करता है ईरान, और हिजबुल्ला अपने स्नाइपर्स और ड्रोन के जरिए इजराइल पर अटैक करता है। दूसरी तरफ यमन का जो हूती सेपरेटिस्ट हैं, ये भी रेड सी के जरिए लगातार इजराइल को परेशान करते हैं, ड्रोन दागते हैं। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फलस्तीनी ग्रुप जो है, मतलब आप ये समझ लिए इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों ही, चाहे हूतीज की बात कर लें, चाहे वो लेबनान की बात कर लें, माफ कीजिए हिजबुल्ला की बात कर लें या फिर हमास की बात कर लें, ये तीनों ही इजराइल के माफ कीजिएगा ईरान के प्रॉक्सी बताए जाते हैं दोस्तों। और ये तीनों ही हर मोर्चे पर ईरान के साथ हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक तरफ ईरान और ईरान के साथ लेबनान और फलस्तीन के जो सेपरेटिस्ट गुट हैं वो ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये युद्ध दोस्तों, ये सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध नहीं है, ये युद्ध जो है ईरान, हिजबुल्ला, हमास और हूती वर्सेस अमेरिका और जो है इजराइल के बीच का युद्ध है। यानी कि एक तरीके से जब इतने बड़े लेवल पर पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की इस चपेट में आ गया, और इसीलिए इसको तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा सकता है। और अब
अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इजराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल क्यों हुआ। दरअसल आयरन डोम सिस्टम फेल दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि इजराइल कंफ्यूज हो गया, इजराइल का आयरन डोम जो सिस्टम था वो कंफ्यूज हो गया। दरअसल ईरान ने क्या किया, ईरान ने लो एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड दोनों तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस भी और जो आयरन डोम सिस्टम है वो सिर्फ लो एल्टीट्यूड की जो मिसाइल्स हैं, जो हमले हैं, उनको ही सिक्योर कर पाता, और इस चक्कर में वो पूरा का पूरा सिस्टम इन मिसाइलों को पूरी तरीके से ट्रैक नहीं किया। और दूसरी तरफ ईरान ने सिग्नल जैमिंग और डिकॉय अटैक का भी इस्तेमाल किया, और इसीलिए वो इजरायली रडार पर नहीं आए, और इसीलिए इजराइल को इतना जबरदस्त, इतना खतरनाक नुकसान, चाहे वो हाइफा की बात कर लें, चाहे वो तेल अवीव की बात कर लें, चाहे वो एयरपोर्ट की बात कर लें, तमाम गुरियन एयरपोर्ट जो है वहां की बात कर लें, तमाम सारी जगहों पर इसी वजह से एक बड़ा नुकसान देखने को मिला है दोस्तों। तो ये एक बड़ा कारण था। दूसरी तरफ दोस्तों, अब अगर दोनों देशों के पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लें तो ईरान के पास इजराइल के पास 3 तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला आयरन डोम जो 4 से 70 किलोमीटर की रेंज में, 4 किलोमीटर ऊपर और 70 किलोमीटर ऐसे इस रेंज में जो है वो मिसाइलों को जो है वहीं पर इंटरसेप्ट कर लेता है। दूसरा है डेविड स्लिंग, ये मध्यम रेंज की मिसाइल इंटरसेप्टर है दोस्तों। और तीसरा जो है वो एरो 2/3 है, ये लंबी दूरी और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के काम में आता है। लेकिन दोस्तों ये जो इंटरसेप्टिंग डिवाइसेस हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, ये सीधे तौर पर बहुत महंगे हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक एरो जो है, एक एरो 2 और 3 जो है, अगर उसको इंटरसेप्ट करना पड़े एक मिसाइल को तो लगभग $1 मिलियन का खर्च आता है एक मिसाइल हमला रोकने के लिए। और ऐसे 400 हमले एक तरीके से ईरान ने किए हैं इजराइल पर। ऐसे ने इसी वजह से इजराइल में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी कमी आ गई है, और इस वजह से अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उनको जो है एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ ईरान के पास अपना भेवर 373 है, S-300 का ईरानी वर्जन है, इसके अलावा खोरदैड है 15, ये मोबाइल सिस्टम है, और इसके अलावा जो है पैसिव रडार बेस्ड डिफेंस सिस्टम है। ये तीनों चीजें ईरान के पास है जो अपने ही देश की निर्मित बताई जा रही दोस्तों, ये, और इस वजह से इनको कम खर्चा आता है। ऐसे में एक ईरानी मिसाइल जो है, एक ईरानी मिसाइल की कीमत $10,000 से लेकर के $50,000 तक बताई जा रही है। दूसरी तरफ उन्हीं मिसाइल को अगर न्यूट्रलाइज करना है, उन्हीं ईरानी मिसाइल को अगर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज करता है तो लगभग एक इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत आप समझिए कि $1 मिलियन आती है। ऐसे में अगर ईरान 10 मिसाइल भेजे तो इजराइल को 10 गुना ज्यादा खर्च होगा। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ये बड़ा खर्चीला युद्ध भी है, और इसीलिए बहुत ज्यादा समय तक अकेले दम पर कहा जा रहा है इजराइल इस युद्ध में नहीं टिक सकता है। तो ये एक बड़ा कारण है दोस्तों। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।